हेलो वेलकम टू कमर्शियल ग्रुप। कैसे हैं आप? तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी का अपना सफर। नाउ एरोमेटिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट जेई नीट से लेके आईआईटी जैम या जितने भी अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सीएसआईआर नेट होता है, गेट होता है, टिफर, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तो अगर 11-12 में ही पढ़ा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप आईटी जेई का सिलेबस देखोगे तो जेई के सिलेबस में एरोमेटिसिटी है। आईटी जैम, ये जैम है, ये गायब है यहाँ से। आईटी जैम के सिलेबस में एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली एरोमेटिसिटी को हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं यूजुअली। बहुत सारे अगर आप कोचिंग क्लासेस में जाओगे, यहाँ जाओगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाता है, बट अलग से एक टॉपिक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ इसके वेटेज का, आपको आईटी जेई के पेपर में हो सकता है एरोमेटिसिटी से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए गलती से, ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये एरोमेटिसिटी एज पर एज आईटी जेई इज कंसर्न। बट आईटी जैम के पेपर में, जो कि बीएससी में होता है एमएससी के लिए, इसमें आपको पक्का एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का 110% मिलेगा ही मिलेगा। अब वो क्वेश्चन क्या होगा, हो सकता है क्लब क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है घुमा फिरा के यहाँ से पूछा जाए, बट आपको आईटी जैम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बाकी के अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, जैसे बीएचयू का, डीयू का, या सीयूईटी का जो एग्जाम होता है, सीयू सेट का एग्जाम होता है, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सीएसआईआर नेट का तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मतलब सीएसआईआर नेट के पेपर में तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के पक्का 110% मिलेंगे। इवन गेट के पेपर में और टीपर के पेपर में 110% क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आएंगे और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हमें सॉल्व करने, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्ट है और हमारे पास दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स याद रखनी है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बस इन्हीं के अपने को मेन चीज़ें याद रखनी है और कैसे हम उनको पहचानते हैं, और उसी के एग्जाम्पल्स याद रखने और उनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ना। सबसे पहले कि हम एरोमेटिसिटी को स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बिकॉज जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ पूरी एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन से डील करेंगे, और जो कार्बन होता है उसके 3 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। कार्बन या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पाया जा सकता है, या तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, या तो कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है। अगर मेरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वो नॉर्मली अल्केन बनाता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें sp3 भी होगा, sp2 भी होगा। बट जब भी हम कहेंगे कि कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिड है, मतलब हम उसे कहेंगे कि वो सेचुरेटेड है। रेदर देन अल्केन, अल्कीन अब एक नया वर्ड यूज करो, हम कहेंगे वो सेचुरेटेड कार्बन है, यानी उसने 4 बॉन्ड अलग अलग बनाए हुए होते हैं। अगर मैं कल को आपसे कहता हूँ मेरा कार्बन sp2 हाइब्रिड है, मतलब आप समझ लेना कि वो एक अनसेचुरेटेड कार्बन है, उसने एक डबल बॉन्ड बनाया होगा और बाकी के सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे। सेचुरेटेड का मतलब होता है ऑल सिंगल बॉन्ड, जितने भी वो बॉन्ड बनाएगा वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये याद रखना। अनसेचुरेटेड अगर वो sp2 है, इसका मतलब वो एक डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा। और जब मैं आपसे कहता हूँ sp हाइब्रिड है, इसका मतलब वो फिर से क्या कहलाएगा, इसका मतलब फिर से वो अनसेचुरेटेड कहलाएगा, और इसका मतलब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल, इसकी ज्योमेट्री आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में काम आता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा कार्बन sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है, तो ये जो कार्बन होगा इसके 4 ऑर्बिटल्स होंगे अगर वो sp3 हाइब्रिड है, और चारों के चारों ऑर्बिटल 4 अलग डायरेक्शन में होंगे, और इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें 4 के 4 ऑर्बिटल, मतलब जो 4 बॉन्ड बनेंगे वो 4 अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे। दिस इज हाउ योर कार्बन लुक लाइक। अब देखो, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो इसका मतलब ये 3D में हो जाएगा। अगर ये मेरा प्लेन है, अगर ये मेरी x एक्सेस है, अगर ये मेरी y एक्सेस है, और अगर ये मेरी z एक्सेस है, आप देखोगे ये 4 ऑर्बिटल 4 डायरेक्शंस में, मतलब sp3 कार्बन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी 3 डायमेंशन में वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है। अगर मेरा कार्बन sp2 हाइब्रिड है, जैसे ये कार्बन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरा कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और इवन ये भी जो कार्बन मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी का उसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसको कहा जाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। आई होप आपको ये बेसिक्स याद है और ये सब आपको ऑलरेडी आता है। अगर आप एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हो तो इतना तो बेसिक्स आपको आता ही होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो, अगर आप सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखो, अगर सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल को, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर आप देखो तो आपको एक प्लेन में दिखाई देंगी, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो परपेंडिकुलर दिखाई देंगी प्लेन के। जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। दूसरी बात देखो, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसने ट्राइंगल बनाया हुआ है,
इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो, इसने ट्रायंगल बनाया हुआ, उसकी ज्योमेट्री अगर आप देखो, वो ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। देखो यहाँ पर भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, इसीलिए हमने चारों ऑर्बिटल का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरी बड़ी बात क्या है, अगर आप अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को छोड़ दो, जो कि पाई बॉन्ड होता है, अगर आप अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को छोड़ दो, बाकी सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में है, हम इसलिए इसको कहेंगे, देखो वर्ड हमने लास्ट में प्लेनर लिखा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं ये 2 डायमेंशन में है। कोई भी चीज अगर एक सिंगल प्लेन में होती है तो वो 2D में होती है, कोई भी चीज अगर थर्ड प्लेन में चली जाती है, दूसरे प्लेन में चली जाती है, तो वो 3 डायमेंशन हो जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sp2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये sp हाइब्रिड है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये एक लीनियर ज्योमेट्री बनाएगा। बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं रेड कलर में, वो सारे के सारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एक पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर और नीचे बनेगा, और एक पाई बॉन्ड जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा, मैं कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल्स हैं, एक s और एक p नहीं मिलके। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम कहते हैं लीनियर कंपाउंड, एक लीनियर ज्योमेट्री दिखाएगा। तीसरी बात, ये भी 2 डायमेंशनल है, अगर आप देखो तो ये 2 डायमेंशन में, आप इसको 1D भी कह सकते हो। एक ही पर हम प्लेन की बात कर रहे हैं, इज इट इन अ प्लेन, यस इट्स इन अ प्लेन, तो 1 डायमेंशनल प्लेन में है। तो रेदर देन सेइंग 3D, हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये प्लेनार है। रेदर देन कहेंगे इसको 2D, हम कह सकते हैं ये भी प्लेनार है, मतलब एक ही प्लेन में है। सी यहाँ पर दूसरा 2 प्लेन आ जाता है, एक प्लेन में ये ऑर्बिटल्स हैं, एक प्लेन में ये ऑर्बिटल्स हैं, और एक प्लेन ऐसा आएगा, कैन यू सी दिस, ऐसा ये एक प्लेन आएगा जिसमें ये 2 ऑर्बिटल जो एक ऊपर निकली हुई है और एक नीचे निकली हुई है, मतलब ये प्लेनार नहीं है, इसमें 2 प्लेन इन्वॉल्व हैं, देयर आर 2 प्लेन्स इन्वॉल्व, हम उसको प्लेनार कंपाउंड नहीं कह सकते। तो कहीं पर भी अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है तो वो कार्बन प्लेनार नहीं हो सकता, वहां पे 3 डायमेंशन आएगा। 3 डायमेंशन का मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2 प्लेन्स इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर एक ही प्लेनार है, वो एक ही प्लेन में मॉलिक्यूल कहलाएगा। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ, बाकी के बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा। और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होंगे जो बनेंगे, देखो एक ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर नीचे बना है और एक वो वाला पाई बॉन्ड जो यहाँ और यहाँ बना है। तो ये बेसिक है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन पर मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं कार्बन के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की बातें करते हो तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो सी जब आप बात करते हो सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड का, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड का, तो हमारे सामने एक दिमाग में नजर ये बेंजीन का मॉलिक्यूल। अब सी बेंजीन के मॉलिक्यूल में इस तरीके से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इसमें जितने भी कार्बन इन्वॉल्व हैं, ये जितने भी कार्बन यहाँ पर एटम्स हैं, ये सब के सब sp2 हाइब्रिड है। अब sp2 हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल्स तो नॉर्मल होंगी और एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगी। तो देखो ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ और एक यहाँ होगी जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। 2 ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, 2 ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन के साथ। तो अगर मैं ऐसे देखूँ इन सब कार्बन की, देखो इस कार्बन की 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन के साथ, ये 2 इधर है और एक हाइड्रोजन के साथ, 2 यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन के साथ। तो सब जगह अगर आप देखो 2 ऑर्बिटल्स हैं और एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है जो कि उसके पास प्रेजेंट होती है क्योंकि वो sp2 हाइब्रिड है। जैसे यहाँ अब ये पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ बना सकती हैं, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ बनाएंगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ बनाएंगे। देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड आ गया है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड बना है तो यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड बन सकता है, यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड बन सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिखता है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो बेंजीन रिंग है। आई होप आपको ये चीज समझ में आए। अब यहाँ कॉन्जुगेशन के बारे में मैं बता दूं, इन केमिस्ट्री कॉन्जुगेटिव सिस्टम उसे कहते हैं जो सिंपल p ऑर्बिटल्स को कनेक्ट करता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या तो पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या तो इनको आप अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या तो आप इसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो।
तो कार्बन में जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें 3 ऑर्बिटल इस तरीके से चली जाती हैं, इस तरीके से, और एक ऑर्बिटल जो होती है, जो अनहाइब्रिड होती है, वो इस तरीके से परपेंडिकुलर खड़ी होती है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप या तो पाई इलेक्ट्रॉन, या तो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन, या तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। अब इसको डीलोकलाइज क्यों कहते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा या इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिक्स नहीं होता। हो सकता है वो इसके साथ बॉन्ड बना ले, तो बाकी के लोग जो होंगे अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, हो सकता है अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाए यहाँ पे। अब हो सकता है उसका मूड बदल जाए और वो कहे नहीं मैं तेरे साथ नहीं, मैं यहाँ बॉन्ड बनाऊंगा, तो अब अकॉर्डिंगली आपका बॉन्डिंग का पैटर्न बदल जाएगा। इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। और रेजोनेंस होता ही क्यों है? रेजोनेंस होता ही इसीलिए है कि जो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब वो फिक्स्ड नहीं होते। तो अगर आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसे कहेंगे जिसके अंदर पी ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि जनरली लोअर एनर्जी का होगा और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। जब वो डबल बॉन्ड बनाता है, जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो वो एनर्जी को कम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो हम उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेड बाय हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी हम उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। अब हम लोगों ने यूजुअली कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या समझा है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी हो सकता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इन शॉर्ट, अगर एक सिंगल बॉन्ड है और फिर मल्टीपल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर मल्टीपल बॉन्ड है, हम उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है। अब यहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ जो बनेगा वो सिग्मा और पाई बनेगा। तो सिग्मा पाई ऑल्टरनेट जब होते हैं हम उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। लोन पेयर रेडिकल्स कार्बेनियम आयंस में भी पार्ट ऑफ सिस्टम विच में भी साइक्लिक, असाइक्लिक, लीनियर और मिक्स। इसके ऊपर हम फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहते कि साइक्लिक क्या होता है, लीनियर या मिक्स क्या होता है। आई होप आप लोगों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। दे कैन बी ब्रांच, दे कैन बी साइक्लिक, साइक्लिक में भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, आपने ये बेसिक्स पढ़ा होगा, उसके बाद भी आप एरोमेटिसिटी पे आ रहे हो। अब बेंजीन मॉलिक्यूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा भगा रहा हूँ सिलेबस को, रीजन ये है क्योंकि बेसिक्स हैं, बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप इस बेंजीन रिंग में देखो, ऊपर आधा इलेक्ट्रॉन है, नीचे आधा इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेंजीन रिंग एक सैंडविच की तरह लगती है। ऐसा लगता है नीचे सेंटर में कार्बन है और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है और नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड इस तरीके से। तो ये जो सैंडविच जैसी, इसीलिए बेंजीन कंपाउंड को भी ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से ये बेंजीन रिंग है तो इसके ऊपर और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और यही एक रीजन होता है कि बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल्स को बड़ा अट्रैक्ट करती है। ऐसा कोई स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल्स को बड़ा अट्रैक्ट करती है। वो खुद न्यूक्लियोफिलिक होती है और इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और बेंजीन रिंग में देखो ऊपर भी भर भर के इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी कार्बन के ऊपर और नीचे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? हम लोगों ने ये चीज समझी कि बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन होता है ये डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब वो फिक्स नहीं होता। तो यूजुअली ऐसा माना गया है, ये ऐसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमको मिले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये ऊपर घूम रहे होते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप वेव फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये इस तरीके से घूम रहे होते हैं और नीचे के इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरीके से घूम रहे होते हैं। मतलब बेंजीन रिंग में अगर आप आगे की तरफ देखो तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरीके से हो रहा होता है और पीछे के इलेक्ट्रॉन्स का भी मोशन इस तरीके से हो रहा होता है। यानी इसको अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, ऊपर अगर ये देख रहे सेंटर में अगर ये बेंजीन रिंग है तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और नीचे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिसको हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। अब फिजिक्स में हमने बहुत बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स आपने पढ़ा हो 9th 10th 11th 12th में, कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है और मान लीजिए अगर करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है इस तरीके से, तो उस वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसका नॉर्थ पोल, यानी वो वायर एक मैग्नेट का, मतलब मैं एक सिंपल भाषा में आपको कहूँ, कल को मैं एक वायर लेके आता हूँ और उस वायर को लाता हूँ ऐसे, इसको राउंड कर देता हूँ इस तरीके से और ऐसे रख देता हूँ,
ठीक है, इसको मैंने वायर को सर्कल बना दिया, स्ट्रेट वायर नहीं लिया मैंने, उस वायर को मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से सर्कुलर वायर रख दिया, ठीक है ऐसे, और उस वायर को यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, अब एक्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई एरोमेटिसिटी की, अब तक ये सब बेसिक्स था जो हम पढ़ रहे थे, ये आना चाहिए आपको। अब करंट जो होता है वो यहाँ से पॉजिटिव पोल से शुरू होता है, करंट आई होप आपको पता होगा पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव की तरफ इस तरीके से जाता है। अगर इस वायर में से करंट फ्लो करता है तो इस वायर के ये साइड का एरिया नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और वायर के पीछे साइड का एरिया साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और हम सबको पता है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन इस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल से निकलती हैं और इस तरीके से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं आई होप, और फिर नॉर्थ से घूम के वो वापस कहाँ चली जाती हैं, साउथ पोल की तरफ। आपने मैग्नेट देखा होगा, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन निकल के इस तरीके से चली जाती है साउथ की तरफ और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। आई होप आपको ये लॉजिक आता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। तो एक वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो वो वायर के फ्रंट साइड जो होती है, अब इसको कैसे पहचानेंगे, देखो इसको पहचानने का तरीका, करंट कैसे जा रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके, या मैं देख रहे हो यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, करंट इस तरीके से जा रहा है। तो अगर करंट इस तरीके से जाएगा, आप अपना राइट हैंड लो और राइट हैंड उस करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को डालो, तो आपका अंगूठा अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहा है, कैन यू सी, आपका अपोजिट डायरेक्शन में अंगूठा निकल रहा है, तो ये आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा। और ये अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करंट इस तरह, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, या इसको ऐसे समझ सकते हो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियों को रैप करो, तो जो अंगूठा होगा ना, अंगूठा वो नॉर्थ पोल बताएगा। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका अंगूठा ऐसे बैठेगा, तो बैक साइड में पीछे की तरफ अगर मैं ये देखूं, बैक साइड में आपका नॉर्थ पोल बनेगा और ये साइड में आपका साउथ पोल बनेगा। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो, अगर मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो ऐसे करंट हो, और करंट अब ऐसे अगर जा रहा हो तो इस डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव पोल को लगा दूं और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव पोल को लगा दूं, तब क्या होगा, अब करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ बन जाएगी और ये डायरेक्शन साउथ बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखो भाई साहब ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर ये अंगूठे को अगर आप करंट के डायरेक्शन में लगाते हो उंगलियों को, तो जो अंगूठा है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। याद रखना, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को लगानी है, करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जो अंगूठा निकलेगा वो नॉर्थ बताएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट होता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, मान लेते हैं। करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, वायर से यहाँ से जाएगा और नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा करंट। तो हम कहेंगे देखो भैया ये नॉर्थ पोल है और वायर के पीछे साउथ पोल है, इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने थोड़ा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जिस डायरेक्शन में करंट जाता है, अगर ये उंगलियां करंट का डायरेक्शन दिखाएंगी, करंट का डायरेक्शन बताएंगी, तो अंगूठा नॉर्थ पोल बताता है। लेकिन करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो अपोजिट होता है। अगर मैं कहता हूँ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भागते हैं, नेगेटिव से निकल के। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होता है। तो अब आप दो भाषा में बात कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ करंट जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ये अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो ये करंट का फ्लो है। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इसको समझाने का एक और तरीका बता देता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर बेंजीन रिंग मेरे पास है इस तरीके से, और अगर मैं कहता हूँ कि जो इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो मुझे बताना करंट कैसे घूम रहा होगा। तो मैं कहूँगा करंट इस तरीके की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन करंट, ये जो रेड कलर का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, करंट का।
और अगर करंट ऐसे घूम रहा होगा तो नीचे साइड में कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और ऊपर साइड में कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। क्योंकि नॉर्थ और साउथ हम करंट के डायरेक्शन से डिसाइड करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से, और इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। आई होप लॉजिक समझ में। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी बेंजीन रिंग के ऊपर के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे गोल घूम रहे हैं, ऐसे 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 चक्कर काट रहे हैं, वो सारे कार्बन 6 के 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल घूम रहे हैं, तो ये किसका फ्लो हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो मेरे भाई करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का फ्लो अपोजिट होगा। क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन, याद रखना, अगर ये डायरेक्शन करंट का है तो ये डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। अपोजिट डायरेक्शन होता है, बेसिक फिजिक्स है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, देखो मेरा अंगूठा से पता चल रहा है, मेरे हाथ से, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, करंट ऐसे घूम रहा है, तो थंब नीचे जा रहा है, हमारा थंब नॉर्थ पोल बताएगा। तब जब उंगलियां करंट का डायरेक्शन बताएंगी तो नीचे नॉर्थ पोल और ऊपर की तरफ साउथ। मतलब एक बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो गोल घूम रहा होता है। इस करंट को हम रिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रिंग करंट। तो जो सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स, अब ये आप इसको छोड़ दो, ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने काफी हद से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये जो करंट आपका बन रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन रिंग के नीचे, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन कैसे होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं एक बार फिर से लिखना चाह रहा हूँ इसको, कि अगर इस तरीके से मेरी बेंजीन रिंग है और अगर उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं, अगर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, तो आपके करंट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी योर करंट। और अगर करंट ऐसे है तो बेंजीन के नीचे नॉर्थ पोल बनेगा और बेंजीन के ऊपर साउथ पोल बनेगा। आई होप लॉजिक समझ में आया हो। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सी बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि बेंजीन क्या होती है, बेंजीन में कैसे हम, ये सब मैंने क्यों पढ़ाया भाई, क्या जरूरत है ये सब पढ़ाने की, आने वाले टाइम में ये काम आने वाला है। क्योंकि जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, जब आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का डेफिनेशंस पढ़ते हो, तब कहीं कहीं पे ये वर्ड आपको मिलेगा। याद रखना, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन रिंग के नीचे। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं हम बाद में देखेंगे। हाँ, इसमें याद रखना सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, ये भी याद रखना। इसको हम बाद में देखेंगे कि इसकी क्या जरूरत पड़ती है। हाँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बड़ा काम आता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे बड़ा काम आएगा, जब आप शील्डिंग, डी शील्डिंग ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, देखो यहाँ पे डी शील्डिंग के बारे में लिखा हुआ ना, तो बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इमेज है जो मैंने यहाँ डाली हुई है, बट मुझे समझाना था इसलिए मैंने यहाँ डाली हुई है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें। सी बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले ज़माने में एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम देखते थे तो जिनसे स्मेल आती थी, अच्छी खुशबू आती थी, एरोमा, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, तो द यूनिक एबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज रेफर टू एरोमेटिक। द टर्म aromatics originally concerned aroma order. Today its use in chemistry is restricted to compounds that have particular electronics. पहले के ज़माने में लोग इनको एरोमेटिक कंपाउंड उनको कहते थे जिनसे एरोमा आती, पर आज के ज़माने में एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन बदल चुका है। आज के ज़माने में सिर्फ स्मेल आने से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो जाता, कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रक्चर या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं लार्ज क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड, यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड्स बाय वन और मोर प्लेनार रिंग्स, जिनके अंदर प्लेनार रिंग्स होंगी। अब देखो रिंग होंगी पर प्लेनार होंगी। यही रीजन था जब मैं आपको सबसे पहले समझा रहा था कि प्लेनार और नॉन प्लेनार में क्या फर्क है। ये जो आप देख रहे हो ये नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल, ये नॉन प्लेनार है। क्यों नॉन प्लेनार है? क्योंकि दो प्लेन इन्वॉल्व है, ये सिर्फ प्लेनार है। तो प्लेनार मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? प्लेनार वही कार्बन हो सकता है जो या तो sp2 होगा या sp होगा, यानी सिर्फ वो रिंग्स, सिर्फ वही रिंग्स, कार्बन की वही रिंग्स जिसमें या तो कार्बन sp2 होगा या तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, सिर्फ वही रिंग्स प्लेनार हो सकती हैं। और प्लेनार मॉलिक्यूल ही एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, ये फंडा याद रखना। यानी sp3 हाइब्रिड अगर कार्बन कहीं पर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। यही रीजन था कि मैंने स्टार्टिंग में ये सब आपको समझाया, बेसिक से रिवाइंड करके चला हूँ मैं, ठीक है। तो
A large number of unsaturated chemical compound characterized by one or more planar rings. भाई planar ring एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, पर planar ring होनी चाहिए। मतलब सारे के सारे कार्बन या तो sp2 या तो sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। Joined by a covalent bond between two different kinds, भाई आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देयर यूनिक स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज रेफर्ड टू एज एरोमेटिसिटी। ऐसे कंपाउंड जो प्लेनार हैं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, वो काफी स्टेबल कंपाउंड होते हैं और उन कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं और उस यूनिक प्रॉपर्टी को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। भैया बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं, हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं, बहुत कम एनर्जी होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है। शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने अभी अभी देखा हमारी बेंजीन रिंग जो थी, बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन रिंग के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इस तरीके से जो खड़े हुए थे, मतलब भर भर के इलेक्ट्रॉन से अमीर है। तो कोई भी बंदा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आएगा, इन पर अटैक करेगा और किसी एक को हटा के वहां चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, अमीर कार्बन जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उस हाइड्रोजन को बोलेगा हट वहां से, तेरी जगह मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, लालची इंसान इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपके पास नहीं प्रेजेंट होंगे तो। ये पहली दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर साइक्लिक। अब आती है जो हमने बेसिक्स पढ़ा, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड। ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट। साइक्लिक, सर साइक्लिक तो वही हो सकते हैं, या तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे या तो sp होंगे। प्लेनार, प्लेनार भी वही हो सकते हैं जो कि सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, सॉरी प्लेनार वही हो सकते हैं जो sp2 होगा या sp होगा। साइक्लिक मतलब जो रिंग बना के रखते होंगे, इट शुड नॉट बी लीनियर और ब्रांच्ड। आई होप आपको साइक्लिक का मतलब पता है, वो प्लेनार होने चाहिए। अब सिर्फ साइक्लिक और प्लेनार होने से नहीं चलेगा, कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो ही हम उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। इस स्टेटमेंट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दे फॉलो हकल्स रूल, एक रूल होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। हम उस रूल को कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एक फिक्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ही हम उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। हकल रूल्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिकली हकल रूल क्या होता है, एक और रूल होता है जिसको क्रेग्स रूल कहा जाता है। तो ये जो दो रूल है, हकल्स रूल और क्रेग्स रूल, इससे हम डिसाइड करेंगे कि मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो ये हकल्स रूल को फॉलो करने चाहिए। देयर इज अ डायमैग्नेटिक रिंग करंट। ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैंने ये सारा ताम झाम यहाँ किया। भाई अगर वो एरोमेटिक है, पहली बात तो अगर वो साइक्लिक है, दूसरी बात अगर उसमें कॉन्जुगेशन है तो सीधी सी बात है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है फिर वो प्लेनार भी है, वो एक प्लेन में भी है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन नीचे, तो उसके अंदर एक रिंग करंट जरूर पैदा होगा और उस रिंग करंट को हम डायमैग्नेटिक रिंग करंट कहते हैं। इस वर्ड को याद रखना जो हमने अभी पढ़ा। जैसे ये बेंजीन रिंग है, साइक्लिक है, प्लेनार है। देखो एक ही प्लेन में सब कुछ है, सेकंड प्लेन में कुछ नहीं गया है, सेकंड प्लेन में अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन गए हैं और अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते प्लेनैरिटी के जरिए। अनहाइब्रिड देखो, अब तुम बोलोगे सर देखो एक प्लेन तो ये हो गया जिसमें ये कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, दूसरा प्लेन ये हो गया प्लेन जिसमें ये, बट हमने अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन को देखना नहीं है। जब हम प्लेनैरिटी की बात करते हैं तो प्लेन ये बनाते हैं हम, अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स को प्लेनैरिटी में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो डायमैग्नेटिक रिंग करंट उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगा। पहली बात जो साइक्लिक होंगे, फिर जो प्लेनार होंगे और जो कॉन्जुगेटेड होंगे। मतलब अगर वो बंदा एरोमेटिक है, वो साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, तो डायमैग्नेटिक रिंग करंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। आई होप ये समझ में आया। लास्ट प्रॉपर्टी, अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन या तो sp2 हाइब्रिड होगा या तो sp हाइब्रिड होगा, बिकॉज जैसे ही sp3 अगर आया तो फिर वो प्लेनार नहीं रहेगा। अगर वो sp3 आया, sp3 बिकॉज अगर आप sp3 को देखो तो वो दो प्लेन्स का बना हुआ है। मैं sp3 का दूसरा प्लेन यहाँ ड्रॉ करना चाहूंगा, एक वो प्लेन जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुमने सीधे आप देख रहे हो, ये ऊपर वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन प्लेन में हैं और इस वाले प्लेन में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इनको अलग से कलर से मार्क कर देता हूँ। तो देखो ये टू प्लेन्स हैं, यहाँ पे दो प्लेन्स में, और दो प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आपको पता ही होगा कैसे होती है ना, और ये प्लेनार है।
तो उम्मीद करता हूँ एरोमेटिसिटी का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बेंजीन रिंग बनती है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत क्या होती है, ये 7-6 प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में फिट करके रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने आपसे कहा ना, ये वाला, दे आर साइक्लिक, प्लेनार एंड कॉन्जुगेटेड। बस ये 3 वर्ड, साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड, और हकल्स रूल तो चलो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ये 3 वर्ड याद रखना। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले हकल्स रूल के डिस्कशन करेंगे और हम क्रेग्स रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।